हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम्बियंस क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात की थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या इससे हमारी लर्निंग कंप्लीट हो गई? नहीं। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं तो ठीक है, इनफ है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर उसके बाद आप उसको एग्जाम में लिखाएं। लेकिन अगर आप लर्निंग की बात करते हैं तो जब तक हम किसी कॉन्सेप्ट को समझकर उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर लेते तब तक लर्निंग कंप्लीट नहीं होती। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो हम डेली लाइफ में नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको रब कर देते हैं और इसकी जगह इसको बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि उनको याद रहे कि हाँ ये क्या था। ठीक है, तो मैं पहले रब कर देती हूँ। सारा क्लीन हो गया। ठीक है, हम छोटी छोटी सी पॉइंट्स इसमें लिख लेते हैं ताकि हमको ध्यान रहे। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या थी कि जब ये आपकी सराउंडिंग है और ये आपका सिस्टम है, अगर हीट, इसको सिस्टम लिख लेते हैं और इसको सराउंडिंग। अगर हीट सिस्टम के अंदर फ्लो कर रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर हीट सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की तरफ जा रही है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, अगर हीट अंदर की तरफ आ रही है तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। आपको क्या लगता है कि डेली लाइफ में ऐसा क्या आप देखते हो कि जिसमें जो हीट है वो सिस्टम की तरफ फ्लो करती है? देखिए, कुकिंग जो है वो हम सब कुकिंग के बारे में जानते हैं, कुछ कुकिंग करते भी हैं, वरना तो फिर हमारे फूड के लिए तो कुकिंग इम्पोर्टेंट है ही। तो मान लो आप केक बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने बैटर प्रिपेयर किया। बैटर प्रिपेयर करने के बाद आप उसको ओवन में रखोगे या फिर आप गैस पे बना रहे हो, जैसे भी बना रहे हो, आपने क्या किया, उसको हीट दी। ठीक है, या आपने बैटर एक इसमें डाल दिया, उसके बाद नीचे से आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो। ठीक, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका बैटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, केक में। सबसे पहले तो ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज है, क्योंकि आप अगेन केक से फिर बैटर नहीं बना सकते हो। ठीक है, केक में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि हीट, ये आपका सिस्टम है, ये है बैटर जिस पर केमिकल चेंज हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका सिस्टम। सिस्टम को हीट दी जा रही है ना, तो ये किस टाइप की आपका एग्जाम्पल हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसी तरीके से अगर आप कुछ भी चीज़ कुक करते हो, ठीक है, मतलब अगर आप चपाती भी बना रहे हैं, रोटी बनती है, रोटियां आप सब खाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, आपका जो डो होता है, आटा, वो उसको हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, तब वो रोटी में कन्वर्ट होता है, तो वो भी क्या हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो आपकी सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहाँ से हीट फ्लो हो रही है। लेकिन जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब आपने बैटर प्रिपेयर किया था तो वो गर्म नहीं था, लेकिन जब आप केक देखते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, गर्म होता है। जो आपका आटा लगाते हो आप, वो गर्म नहीं था, लेकिन जब आप उसकी चपाती बना लेते हो तो जो रोटी होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, हॉट होती है। तो सिस्टम जो है आपका वो तो हॉट हो जाएगा, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाएगी और जो सिस्टम है वो हॉट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। हालांकि इसका कल भी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो भी सिंपल ही था। सभी देखते हैं कि जब हम कोयले को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस बारे में सोचा नहीं होगा कि जब हम, ठीक है, यहाँ पर ये कोल रखा हुआ है, कोयला है किसी भी शेप में, ठीक, इसको जब हमें बर्न करना होता है तो पहले तो इसको हीट हम ही देते हैं ना, भले ही आप वो मैच स्टिक, माचिस से जला रहे हो या व्हाटएवर, जैसे भी सही, लेकिन पहले तो हीट आपने दी ना इसको। ये हमारा सिस्टम है जिसमें चेंज हुआ है। पहले आपका कोल सॉलिड था, वो मतलब सॉलिड था, ब्लैक कलर का था, फिर वो थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में आ जाता है ना। तो चेंज किस में हो रहा है, इसमें, ये सिस्टम है, तो यहाँ पर तो आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। फिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुई, ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन कल मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी कि डेल्टा एच या फिर डेल्टा ई, ये पॉजिटिव होना, ये नेगेटिव होना चाहिए एक्सोथर्मिक
का यूज़ क्यों किया है, इसका मतलब क्या है? देखो ये होता है नेट चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल कंसीडर करो कि आपने अपने फ्रेंड को 50 रुपीज़ दिए, ठीक, उसने आपको वापस 30 दे दिए, फिर आपने उसको 20 दिए। तो यहाँ पर जो नेट रुपीज़ हैं किसने किसको कितने दिए, तो आप कहोगे कि अगर मैं इसका टोटल निकालूं कि टोटल करके तो क्या आएगा कि 40 रुपीज़ मैंने अपने फ्रेंड को दिए हैं। तो ये जो टोटल है ना इसे ही बोलेंगे आप डेल्टा नेट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम देखते हैं मैच स्टिक, हमने मैच स्टिक से उसको हीट दी, कोयला बर्न हुआ, कोल बर्न होने के बाद उसने हीट दी, ठीक है। जब आप कोल को बर्न करते हो तो आप देखते हो कि जो सराउंडिंग है, मतलब कोल तो गर्म होगा ही होगा, लेकिन जो सराउंडिंग है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। अगर आप कहीं पे कोल बर्न करके उसके पास बैठते हो को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, मतलब जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, मतलब सराउंडिंग हो जाती है हॉट और जो आपका सिस्टम है वो कूल कंपेरेटिव टू सराउंडिंग, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, मान लो मैच स्टिक से जो आपने एनर्जी दी वो 50 जूल दी, लेकिन जब आप कोल को बर्न कर रहे हो तो उससे जो आपको एनर्जी मिली वो 500 जूल थी। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ जो मिलने वाली है उसको मैंने नेगेटिव मान लिया और जो दी है उसको पॉजिटिव मान लिया, तो मेरे पास क्या आएगा नेट -450, आई ना नेगेटिव वैल्यू। तो इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली पता चली कि जितनी भी कुकिंग वाले जो प्रोसेसेस होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और जितने भी कंबशन वाले प्रोसेस होते हैं, मतलब जहाँ पर कुछ बर्न हो रहा है, भले ही वो बर्निंग ऑफ पेट्रोल हो जिसकी वजह से आपकी कार और व्हीकल्स चलते हैं, भले ही वो बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस हो जिसकी वजह से आपकी कुकिंग होती है, या फिर बर्निंग ऑफ कोल हो, जो भी कंबशन या फिर आप कहेंगे बर्निंग प्रोसेस होते हैं वो सब एक्सोथर्मिक होते हैं, और जितने भी कुकिंग वाले प्रोसेस होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही होते हैं, मैंने बस आपको डेली लाइफ से रिलेट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब कुछ एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो ये तो होगी बात ये। अब एक और इंटरेस्टिंग थिंग कि ऐसा होता क्यों है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते ही क्यों है, मतलब हीट हमको देनी ही क्यों पड़ती है एनर्जी, या फिर हमको एनर्जी मिलती कहाँ से है, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है। तो इसको बताने के लिए देखो मैं फिर से एक एग्जाम्पल ही लिखने वाली हूँ। मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, कल हमने पढ़ी थी कोल को हमने बर्न किया, चलो उसे उधर साइड ही लिखते हैं, कोल को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमको CO2 मिला, ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि कोल था, कार्बन का एटम है, एटम हो गया स्फेरिकल, O2 था, एक ऑक्सीजन दिस एंड दिस, ये कार्बन हो गया ये ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे O2 लिखा हुआ है मतलब कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों ऑक्सीजन आपस में ज्वाइंट है, किस चीज़ से ज्वाइंट है, तो किसी चीज़ से तो ज्वाइंट होंगे ना। मान लो मैंने इस तरीके से एक स्प्रिंग टाइप दिखा दी जिससे ये ज्वाइंट है, इसे बोला जाता है बॉन्ड, ये हो गया एक बॉन्ड। जब इन्होंने मिलकर CO2 बनाया तो CO2 बनने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन। ये बनने के लिए इससे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो दोनों ऑक्सीजन अलग होके कार्बन के साथ आएंगी, और इस कार्बन के साथ इस वाली ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और इस वाले कार्बन के साथ इस वाले ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मतलब आपको एक तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और दो न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होते हैं या फिर कोई बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है, और बहुत बार क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। देखो जब कोई बॉन्ड ऐसे ही बैठा हुआ है वो अपने आप में स्टेबल है, ऑक्सीजन किसी से कुछ नहीं कह रहा है, वो आराम से घूम रहा है, हम उसको ज़बरदस्ती उसका बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं, तो ब्रेक कराने के लिए पहले हमको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको थोड़ी सी उसको हीट या एनर्जी देनी पड़ी, सिस्टम को हमने दी, ठीक है। ये वो था कि जब हमने उसको मैच स्टिक से बर्न किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब दो नए बॉन्ड फॉर्म हुए तो ये वाला जो कंपाउंड बना ये ज़्यादा स्टेबल बना, स्टेबिलिटी आ गई इसमें, CO2 बन के वो चला गया कंपाउंड इजीली। जब यहाँ पे न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए तो इसमें क्या हुआ कि इस
स्टेबिलिटी आनी है, यानी कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी तो एनर्जी निकल के कहीं तो जाएगी ना। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से इस कंपाउंड में से एनर्जी को निकलना है इसको स्टेबल होने के लिए, तो एनर्जी कहीं तो आएगी ना। तो वो कहाँ जाएगी? निकल के सराउंडिंग में जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमने एनर्जी दी थी, लेकिन यहाँ से सराउंडिंग को एनर्जी मिली है ना। तो अगर आप इसको पॉजिटिव कह रहे हो, इसको नेगेटिव कह रहे हो, क्योंकि एक में दी है तो उसका साइन अपोजिट करना पड़ेगा, और तो अगर आप इसको पॉजिटिव कह रहे हो तो आपको इसको नेगेटिव कहना ही पड़ेगा। तो अगर सराउंडिंग को मिली है तो हमने इसको -E कह दिया। तो इस तरीके से फिर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये E कितनी है और इसकी वैल्यू क्या है, टोटल निकालते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एनहेंस हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।